नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जिस तरह से प्रशासन ने उठाया और सदर अस्पताल दिल्ली के ले गई, वह चिंताजनक है। एक गुंडेगर्दी पर पुलिस प्रशासन उतर आया है। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन सरकार ऐसी है, इस सरकार से इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। और छात्रों को इंसाफ मिलेगा क्या, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा। राहुल गांधी भी इसी चीज को लेकर के काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और यह सरकार एक डरपोक सरकार जो सामना नहीं कर सकती, सवालों का जवाब नहीं दे सकती, अपनी कायरता को बार बार प्रदर्शित करती है। लेकिन राजनीति में अगर देखें तो जिस तरह यह जनता के साथ पेश आ रही है, उसी तरह जिसके दम पर सत्ता पर बैठी है उसके साथ भी पेश आ रही है। आप दर्शक सोचिए कि एनडीए के 53 सांसदों ने मोदी को पीएम बनाया। एनडीए के 53 सांसदों ने मोदी को पीएम बनाया और सहयोगी दलों को ही तोड़ने लगे, उसी एनडीए को तोड़ने लगे। और विदेश से लौटने के बाद मोदी ने नीतीश और नायडू से वफादारी का सबूत मांगा कि सबूत दीजिए कि आप वफादार हैं हमारे लिए। कौन है यार मोदी? या कौन है मोदी? कौन है? खुद बेईमानी की पूरा इतिहास लिख रहा है और दूसरे से वफादारी का मांग रहा है। और सुनिए, नीतीश नायडू कितने गंभीर हैं, यह भी तो दर्शाता है। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस देश को लेकर? नीतीश नायडू के पास 30 सांसद हैं। किस बेस पे यह लोग समर्थन दे रहे हैं? इन्हें भी तो जनता ने वोट किया है। सांसद, इनके 30 सांसद कैसे आए हैं जीत करके? बगैर जनता के वोट के आए हैं क्या? तो इन लोगों ने अपनी वफादारी निभाई क्या देश के प्रति? ना इन लोगों ने निभाई और ना मोदी ने निभाई। सबने धोखा दिया इस देश को। लेकिन अब जब कहते हैं कि अपने पर आंच आती है तो सब याद आती है। अब इन 53 सांसदों ने तो मोदी को पीएम बना दिया, नहीं तो वह पीएम कहां, आज जेल में होते हुआ। तो अब इन्हें तोड़ने के एक नायाब कोशिश, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार उसके शिकार हो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सीएम की कुर्सी से हटाए जाने के बाद नीतीश के 12 सांसद और 85 विधायकों में घमासान हो गया। पार्टी में थोड़ा सा फेरबदल पदाधिकारियों में किया गया तो घमासान हो गया। और नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रह करके और भारतीय जनता पार्टी से कई बार अलग होकर के नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद कई बार उनको तोड़ा गया, उसके बाद भी अकल अगर नहीं आई तो सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, तभी भी उन्हें समझ नहीं आया, साथ बने रहे। जबकि उनके सामने विकल्प महागठबंधन के रूप में था, एक कंफर्टेबल सरकार 5 साल चला सकते थे, तो राज्यसभा सांसद चले गए। पीएम, डिप्टी पीएम का पद भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी, इस उम्मीद में उन्होंने सीएम की कुर्सी छीन दी। क्या मोदी को यह नहीं पता था कि जो मोदी, नीतीश को यह तो पता होना चाहिए कि जो मोदी बिहार में खुले मंच से यह ऐलान किया कि 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को पैकेज देगा, बोली लगाई, इतना नीचे गिरा दिया कि बोली लगा रहा था बिहार का, और वहां पर सीएम खड़ा होकर के तमाशा देख रहा था। दिया क्या? 1.25 रुपया भी दिया? नहीं दिया। विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद कहा, वहीं से स्टेज से बोला, दिया क्या? नहीं दिया। साफ पार्लियामेंट में कहा कि हम नहीं देंगे। तो नीतीश क्यों ने साथ छोड़ दिए? क्यों साथ बने रहे? यानी कि नीतीश धोखा दे रहे थे बिहार को। तो आज नीतीश की पार्टी टूट रही है। 68 विधायक सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे, उसके बाद भी समर्थन दे दिया। तो पार्टी में टूट नहीं होगी तो क्या फूलमाला बरसेगा? अब नीतीश कुमार की पार्टी टूट के कगार है। 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू
चंद्रबाबू नायडू की दिखते कुछ और है, लेकिन नीतीश कुमार से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं मोदी। चंद्रबाबू नायडू से भी वफादारी का सबूत मांग रहे हैं कि आप वफादारी के सबूत दीजिए। मोदी वफादार है क्या, इस बात पर कोई जवाब नहीं है और यह पूछने की हिम्मत नायडू में नहीं है। अब मोदी आंध्र के विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी के साथ भी हाथ मिला करके रखे हुए हैं और समर्थन चंद्रबाबू नायडू से ले रहे हैं, यानी कि नायडू का ही दुश्मन वो उनके सामने खड़ा करके और उसको तवज्जो दे रहे हैं, नायडू को दुत्कार रहे हैं, फिर भी नायडू समर्थन दे रहे हैं 18 साल से का। उसके बाद सबूत मांगा जा रहा है। तो यह गठबंधन कब तक चलेगा और यह लोग क्यों हैं, यह सब कोई समझ सकता है, बिना बोले हुए समझ सकते हैं कि इसके बावजूद अगर यह लोग हैं तो क्यों हैं। तो अब नीतीश कुमार को तोड़ने की शुरुआत हो चली है और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का आने वाले वक्त में नंबर है, यानी कि एनडीए के 53 सांसदों ने जिसने पीएम बनाया मोदी को और उन्हीं के नेताओं को तोड़ने के प्रयास में लग गए हैं और चंद्रबाबू नायडू का टूटना तय है अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर अभी भी सबक नहीं लिया तो। लेकिन दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी का प्लान खुल गया, यानी कि पोल खुल गया है उनका। संविधान बदलने के लिए 362 सांसद चाहिए। चाहते क्या है मोदी, इसे जरा विस्तार से आप दर्शक समझिए। 2024 चुनाव के हम लोगों को थोड़ा चर्चा करने पड़ेगी, आप दर्शकों को समझ आ जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400-450 पार के नारे दिए थे, आप दर्शकों को याद होगा। अब 450 के पार के बाद इस जनता का यह सवाल कि क्यों चाहिए, तो इन्होंने कहा कि 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए, यह बात कही, यानी कि 370 भाजपा को आ जाए और 400 के पार एनडीए को मिला करके आ जाएगा, यानी कि 25, 30, 40, 50 में सिमट जाएगा। एनडीए तो 50 में सिमट ही गया, 53 आया ही, लेकिन भाजपा के 240 आ गए। अब मोदी ने 370 क्यों कहा था? 369 होने के बाद नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने की ताकत रखते, फुल पावर, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, यह मकसद था। तो 369 कहते तो लोग कहते क्यों चाहिए 369, 70 क्यों नहीं चाहिए, 350 क्यों नहीं, 369 क्यों? तो यह मकसद था उनका। अब वह पूरा नहीं हुआ। अब यह जो संविधान संशोधन करना चाह रहे हैं डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, और 362 सांसद चाहिए इनको, हकीकत यह है कि यह लोग संविधान बदलने की पूरी फिराक में है और संविधान बदल गया तो इस देश का वारा न्यारा हो जाएगा। यही वजह रहा कि राहुल गांधी संविधान लेकर निकल पड़े, और जब राहुल गांधी संविधान लेकर के निकल पड़े तो इनकी सारी मंशाओं पर पानी फिर गया। इन्हें बहुत जोर का झटका लगा, वह बर्दाश्त नहीं हो पाया, ये 240 पर आ गए और अब इन्हें 240 से ऊपर नहीं नीचे आएगा। अब इनकी सांसें फूल रही हैं कि अगर सत्ता चला गया तो हमने जो कर्म किए हैं 12 साल में उसका हिसाब होगा, और हिसाब होगा तो क्या होगा? यहां पर वह नहीं होगा जो मंजूर खुदा चाहेगा, यहां पर वह होगा जिसकी सत्ता आएगा जो वो चाहेगा। यानी कि इन्हीं की लाठी इन्हीं की तरफ मुड़ेगी जो आज यूज कर रहे हैं मोदी। मैंने बताया ना, सुबह सुबह सोनम वांगचुक को कैसे उठा करके ले जाया गया, थप्पड़ तक मारा गया, इस बात की भी खबर है, यह बात की भी चर्चा है, और गाली दे रहे थे पुलिस वाले। डॉक्टर के भेष में पुलिस को आना पड़ रहा है, वह पुलिस नहीं, वह गुंडे होंगे आरएसएस के, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी अगर देश चुप रहे तो रहे, वह अपने बच्चे का भविष्य खराब करेगा। सोनम वांगचुक कोई अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं भूख हड़ताल पे थी। अब जी दीपके की बात नहीं करता हूं, उसे छोड़िए, वह तो राजनीति करना चाहता है, लेकिन सोनम वांगचुक तो राजनीतिज्ञ नहीं थे। लेकिन सवाल है सोनम वांगचुक पर भी, आखिर अरविंद केजरीवाल ने जाकर के वहां क्यों कहा कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ? वह शख्स इवेंटबाज है,
मैंने कई बार प्रोग्राम में कहा कि नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहीं स्पेस नहीं देना चाहिए। उसका कोई उद्देश्य नहीं है इस देश को लेकर के, उसका उद्देश्य पीएम की कुर्सी है। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, दिल्ली हरा दिया, अब न घर का न घाट का, कहीं का नहीं, खुद का भी चुनाव हार गया वो। अब ऐसे में नीतीश और नायडू बहुत अहम कड़ी हैं। इंडिया गठबंधन के 26 सांसद टूटे, बाकी अभी टूटने की तैयार है नहीं, और 362 हो नहीं पा रहा है, इसके लिए समस्या आ रही है। जो इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा डीएमके थी और जो अभी अलग हो गई है इंडिया गठबंधन से, बातचीत होते हुए भी मुद्दों पर समर्थन देने की बात करके भी अब कदम पीछे खींच रही है। अब 362 या क्यों चाहते हैं, इसका कुछ न कुछ मकसद पता चलता हुआ नजर आ रहा है कि यह धोखेबाज लोग हैं, कर कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और। संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, संविधान ही बदल देंगे, और संविधान संशोधन करके अगर डिलिमिटेशन वन नेशन कर लिया इन लोगों ने, तो फिर सारा खेल पलट देंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएगा कोई, करते रहो आंदोलन। अब ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी को बेचैन कर दिया है। इंडिया को तोड़कर भी झुका नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी को। इंडिया गठबंधन को तोड़ तो लिया, लेकिन राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है और एक चुनौती बन गए। सोनम वांगचुक को इसलिए भी उठाया गया कि राहुल गांधी ने देहरादून में लाखों लोगों के बीच में जो प्रेजेंटेशन दिया, नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहा है। वहां पर वह एक व्यक्ति आया जिसकी बच्ची ने अपनी जान गंवा दी नीट पेपर लीक की वजह से, और उसने अपने दुख को रखा। और सोनम वांगचुक का यहां भूख हड़ताल पर बैठना, सोनम वांगचुक को कांग्रेस का सपोर्ट दे देना, भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव उल्टा पड़ गया। जिस आंदोलन को अंदर से चला रही थी, उसी आंदोलन को कुचलना पड़ा, क्योंकि सब उलटफेर हो गया था। वहां पर अभिजीत दीपके की बात ही नहीं, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में लोग खड़े हो रहे थे। वह आंदोलन ही दिशाहीन हो गया, जिस दिशा में जाना था उस दिशा में नहीं, किसी और दिशा में चला गया। उससे राहुल गांधी को फायदा होने लगा। अब इस तरह से समस्याएं अगर आ रही हैं तो वह चिंता का भी विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका का युद्ध मोदी को बड़े संकट में डाल रहा है। यह युद्ध मोदी को ले डूबने वाला है, और मोदी ने धोखा दिया एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को समर्थन लेकर के, और पार्टियां तोड़ने लगी। अब वह गठबंधन के लोग उसके बावजूद उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वह वफादार है। यह कितना चिंता का विषय है। इसके बावजूद क्या मजबूरी है उन लोगों की कि उसके बाद भी समर्थन दे रहे। अरे जेल चले जाओ ना, आजादी की लड़ाई में पता नहीं कितने लोग जेल गए, अपनी जान गंवा दिए। क्या तुम इस देश के लिए नहीं कर सकते? इस देश में राज करने की सोचते हो, चुनाव लड़ते हो, लेकिन इस देश के लिए अपने आप को दांव पर नहीं लगा सकते। सत्ता में बैठना चाहते हो, किस लिए? देश चलाने के लिए। उस देश के लिए तुम्हारे बलिदान क्या है? तुम झुक रहे हो, कंप्रोमाइज हो रहे हो, तुम क्या देश चलाओगे? तो यह जनता समझे। लेकिन नरेंद्र मोदी के इरादे बहुत साफ है और राहुल गांधी के इरादे साफ है। नरेंद्र मोदी संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। 362 सांसद उन्हें इसलिए चाहिए, बड़ी साफ शब्दों में। और राहुल गांधी यह ठान लिए कि जब तक हमारी सांस में सांस है, न तो तुम संविधान बदल पाओगे, न लोकतंत्र को खत्म कर पाओगे। हम तुझे ऐसा करने नहीं देंगे। और यही समस्या नरेंद्र मोदी की है। यही समस्या नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी हो गई है। अब नरेंद्र मोदी के सामने क्या रास्ता है? इंडिया गठबंधन के 240 सांसदों को तोड़ने की कोशिश, 26 सांसद तोड़े गए, बाकी को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। सब अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई ईट घाट तो कोई वीर घाट। लेकिन फिर भी 100 सांसदों के साथ कांग्रेस खड़ी है मोर्चे पर, और उन 100 सांसदों से जो डर लग रहा है मोदी को, उन 240 से उतना नहीं लग रहा है जितना 100 से लग रहा है डर।
इसीलिए एनडीए गठबंधन के घटक दलों से सबूत मांगे जा रहे हैं कि वफादारी के सबूत दो। बताइए, यह सरकार चल रही है, देश कहां से कहां चला गया। आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं, आप दर्शक इसे समझिए जो बहुत जरूरी है। आखिर ग्लोबल इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट कहती है कि मोदी के कार्यकाल में 2014 के मुकाबले 2026 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पायदानों पर भारत की रैंकिंग में भारी गिरावट देखी गई है, जो देश के कई क्षेत्र में पीछे जाने की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक 2014 से 2026 तक के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पर्यावरण प्रदर्शन 155 से 176 पर आ गया। 177 देश में 176वें नंबर पर है, आखिरी पायदान पर चले गए। यह है विश्व गुरु, यह 56 इंच का वाला है, यह डरपोक चूहा है कोई। इसे क्या कर, डंका बजना कहते हैं या लंका लगना कहते हैं। और प्रेस स्वतंत्रता 157 पर पत्रकारिता पर भारी संकट है, पत्रकारिता ही नहीं बची है, 157 पर आ गया है विश्व में। अब वैश्विक लोकतंत्र जो है देशों में, लोकतंत्र भारत के अंदर 2024 में चुनावी लोकतंत्र से गिरकर अब चुनावी तानाशाही श्रेणी में शामिल हो गया है। लोकतंत्र में अब नहीं, तानाशाही वाले श्रेणी में शामिल हो गया भारत। लोकतंत्र वाले लोकतांत्रिक देशों में अब नहीं रहा, इसकी काउंटिंग नहीं हो रही है ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार। और वैश्विक भूखमरी में 105 नंबर पर है, 14 में 55 नंबर पर था, अभी 105 नंबर पर, सोचिए। और लेकिन इन प्रमुख वैश्विक पैमानों पर गिरती रैंकिंग स्पष्ट रूप से यह बयां करती है कि विकास के बड़े दावों के बावजूद लोकतंत्र, पर्यावरण और प्रेस जैसे अहम मोर्चों पर भारत लगातार पिछड़ रहा है। यह है, द वायर ने यह बड़ी प्राथमिकता से छापी। सोचिए, सोनम वांगचुक को पीटा गया, गाली देकर के ले जाया गया, गुंडों द्वारा ले गया। और डीसीपी क्या लिख रहे हैं, दिल्ली के नए डीसीपी, रातों रात डीसीपी चेंज हो जाते, बदल दिए जाते हैं, नए आते हैं और लिख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और चिकित्सकों के सलाह के अनुसार श्री सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे थोड़ी अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए स्थिति को सुरक्षित रूप से संभाला। हम जंतर मंतर पर मौजूदा प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे शांतिपूर्ण जल्द से जल्द स्थान खाली करें। क्या इसमें धमकी और वहां पर गालियां दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है और लिखा यह जा रहा है। यह प्रशासन का रवैया, यह पत्रकारों का रवैया इस देश को तानाशाह बना रहा है। अब इन पत्रकारों का, इन टीवी चैनलों का क्या करना है यह देश समझे, और ऐसे प्रशासन का क्या काम, यह इसका भी फैसला यह देश करे। राहुल गांधी की बातें फिर एक बार सच होती नजर आ रही है, और यह ग्लोबल इंडेक्स यह साफ बता रहा है कि लोकतंत्र अब नहीं रहा, तानाशाही है। और तानाशाहों के साथ क्या होता है देश अच्छा से समझता है, लेकिन इस वक्त देश शांत है। इस शांति का क्या कहीं अंदर कोई ज्वालामुखी तो नहीं पनप रहा है? और वो ज्वालामुखी अगर फटता है तो सरकार का क्या होगा, यह सरकार को भी सोचना चाहिए। आज नहीं कल कभी तो देश जागेगा, और जागेगा तो हिसाब बराबर भी करेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।